हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आपका हमारे चैनल एकेएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था आप लोगों से कि हम ईवीएस अर्थात पर्यावरण की पूरी लेसन पूरे जितने भी चैप्टर हैं पूरे चैप्टर करवाएंगे। उसी कड़ी में आज ये 13वां लेसन है और 13वां लेसन मतलब अंतिम है। इसके बाद फिर विविध फैक्ट है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद ये चैप्टर के साथ पूरी बुक खत्म हो जाती है। मैंने इस बुक में 13 लेसन है, 13वां लेसन करा दिया हूँ, अब ये कराने चल रहा हूँ। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी अगली बुक की नई सीरीज शुरू होगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट से ही पता चलता है कि आपको किस प्रकार के टॉपिक चाहिए, किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कैसा मैटर चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए। आप ये कमेंट नहीं करते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जैसा कि आज का टॉपिक ही है कि आपदा एवं उसका प्रबंधन, ये लेसन 13 है। यहाँ से लेसन खत्म हो जाएगा। तो आपदा एवं उसका प्रबंधन, अब देखिए आपदा क्या है कि जब हवा आप देखते हो कभी कभार बहुत तेज़ बारिश होती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा तूफान आता है, कभी आंधी आती है। तो आपदाएं कुल मिलाकर के मन कोई किसी भी प्रकार की हो, चाहे आंधी के रूप में हो, चाहे बिजली के खंभे गिर जाने की वजह से हो, या तार टूट जाने की वजह से हो, या फिर पेड़ों के गिरने की वजह से हो। यही आपदा जब व्यापक रूप ले लेती है तो यही जब कारण सब जब मतलब बड़े रूप पे बड़े व्यापक रूप में हो जाते हैं तो ये आपदा बन जाते हैं। अब जैसे अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना, कौन सी? अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे व्यापक स्तर पर क्षेत्र में जीवधारियों के जान माल की क्षति होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। तो इस प्रकार हम जान गए कि आपदा क्या है। आपदा की डिफिनीशन क्या है कि आपदा एक ऐसी विनाशकारी घटना है जो अचानक होती है और जो एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर होती है, जिससे जीवधारियों को या जान माल की बहुत बड़ी क्षति होती है। अब आइए अन्य आपदाएं के बारे में जानते हैं। जब प्राकृतिक या मानव जनित चरम घटनाएं द्वारा प्रलय एवं विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा जन धन की अपार हानि होती है तो इसे आपदा कहते हैं। आपदा को सदैव मानव के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसकी तीव्रता का आकलन इसके द्वारा की गई जन धन की क्षति के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि 26 सितंबर का 26 सितंबर 2004 को समुद्री भूकंप से हिंद महासागर में उठी लहरें से जो लहरें उठी थी उसे सुनामी लहरों से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 2 लाख से अधिक, कितने? 2 लाख। दक्षिण पूर्व एशिया कहाँ पर? आपसे प्रश्न पूछेगा कहाँ पर हुआ था, तो दक्षिण पूर्व एशिया बताना है। कितनी संख्या में? 2 लाख से अधिक लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। तो यह एक प्रकार की बहुत बड़ी विनाशकारी आपदा है जो प्राकृतिक आपदा के रूप में है। अब आपदाओं के प्रकार को हम देखेंगे तो आपदा के प्रकार को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। हमारी जो पहली आपदा है वो है हमारी जो पहली आपदा है वो है प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा और दूसरी हमारी आपदा है मानव जनित आपदा। आपदा को हम 2 भागों में बांटकर हमेशा पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे आपदा हम 2 भागों में ही पढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। अब जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा क्या है। तो देखेंगे आप कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, वनों का में आग लगना हो गया, शीतलहर हो गया, समुद्री तूफान में भी कई तरह के जैसे चक्रवात है, टॉर्नेडो है, हरिकेन है, टाइफून है, फिर ताप लहर जिसको बोलते हैं लू का चलना, फिर सुनामी है। तो इस तरह की जो है आपदा आती हैं। इसके अलावा भी है आकाशीय बिजली का गिरना है, तो ये भी आपदा है। बादलों का फटना ये भी है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। फिर मानव जनित आपदाएं क्या हैं? तो मानव जनित आपदा के अंतर्गत अब जैसे बमों का विस्फोट। अब बम कौन बनाता है? प्रकृति थोड़ी ना बनाएगी। बम बनाने का काम मनुष्य करता है और इसके जो विस्फोट होता है तो बहुत ढेर सारी क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। तो ये बमों का विस्फोट। दूसरी बात है नाभिकीय रिएक्टर संयंत्रों से रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव। तीसरी आपदा है मानव जनित के अंतर्गत की रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव। और अगली है मानव जनित भूस्खलन। और अगला है कि मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन, जनसंख्या विस्फोट, ये मानव जनित ही आपदा है। भीषण रेल दुर्घटनाएं, ये भी मानव जनित आपदा है। आग लगना मानव जनित आपदा है। और महामारी। तो ये सब मनुष्य के कुकर्मों या कर्म का ही परिणाम है जिसको मनुष्य को भोगना पड़ता है। यह एक प्रकार की बहुत बड़ी भयंकर विनाशकारी आपदाएं होती हैं जिसकी वजह से लोगों की जान माल की क्षति होती है। अब देखते हैं इन सबको बारी बारी से सीरियल से इनको देखते हैं। तो पहले देखते हैं भूकंप के बारे में।
तो भूकंप क्या है कि भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। ये तो आपसे पूछेगा कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है, मानव जनित आपदा है या प्राकृतिक आपदा है, तो आपको जवाब देना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो यह एक भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। जब तीव्र गति का भूकंप होता है तो इससे अपार धन जन की हानि होती है। तीव्र गति वाले भूकंप से जमीन क्या होता है, हिलने लगता है। हिलने के कारण जो है ज़मीन पर बने जो भी इमारतें हैं वो सब गिरने लगते हैं। अभी आप चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये फिगर में भी आप देख सकते हैं कि सब तहस नहस हो गया, गिरने लगते हैं। ज़मीन में दरारें पड़ने लगती हैं और यह धंसने लगती हैं। धरातल पर दरारें पड़ने से रेल लाइन मुड़ जाती है तथा सड़कें जल तेल पाइप पुल आदि भी प्रभावित हो जाते हैं। बस्तियां जो है मलबों के ढेर में तब्दील हो जाती हैं, पशु दबकर मर जाते हैं। आप देखे होंगे कि गुजरात राज्य में के भुज में, गुजरात के कहाँ पर, गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को तथा हाल ही में अप्रैल 2015 में नेपाल में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था 2015 में। तो इससे क्या हुई थी कि अपार धन की हानि हुई थी। भूकंप की उत्पत्ति से पृथ्वी की प्लेटों के किसी भाग में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये घटना होती है। अच्छा, पृथ्वी के प्लेटों में असंतुलन तथा अव्यवस्था के कई कारण उत्पन्न हो सकते हैं। इसके कारण भी हैं कई, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। अब इसके जो भूकंप क्यों आता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण ज्वालामुखी जब फटता है तब भूकंप आ सकता है। दूसरी है कि महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों के संचलन के कारण होता है। तीसरा है भ्रंशन एवं बलय के द्वारा भी हो सकता है। और चौथा है मानव निर्मित जलाशयों के जल दाब द्वारा भी हो सकता है। और अगला है अणु बमों के विस्फोट के द्वारा। इन सब के भी द्वारा जो है भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं। भूकंप के तेज झटकों के कारण नदियां तथा बांधों पर निर्मित मतलब जो बांध बने हैं उनमें दरारें आ जाती है। बांधों के टूटने से नदियों में भीषण बाढ़ आ जाती है। इससे अपार धन जन की हानि होती है। अब भूकंप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्हें भी जानें। देखिए भूकंप, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट भी करते चलिएगा। भूकंप की जो तीव्रता भूकंप की तीव्रता मापन किसमें किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर मापक रिएक्टर स्केल के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा रिएक्टर मापक या इसी को रिएक्टर स्केल भी बोलते हैं के आधार पर किया जाता है। इस मापक की रचना चार्ल्स एफ रिएक्टर ने, किसने किया था, तो चार्ल्स एफ रिएक्टर ने, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। चार्ल्स एफ रिएक्टर ने कब किया था, 1935 में किया था। और किसमें मापते हैं, रिएक्टर मापक के द्वारा, रिएक्टर स्केल के द्वारा। अगला जो पॉइंट है कि रिएक्टर मापक पर अंकित अंक को भूकंप की तीव्रता एवं परिमाप को इंगित करते हैं। ये 0 से लेकर के 9 के बीच होते हैं। तो ये इनकी मापने की इकाई होती है जो 0 से 9 के बीच होते हैं। जितना अधिक संख्या पर भूकंप जाकर के रिएक्टर के पॉइंट पर रुकेगा उतनी ही ज़्यादा तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। भूकंप से होने वाली वास्तविक क्षति तब प्रारंभ होती है जब उसकी तीव्रता रिएक्टर मापक पर 5 या उससे अधिक होती है। जब आने वाले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर मापक पर 8 या उससे अधिक होती है तो इससे अधिक विनाशकारी घटना होती है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में भूकंप सबसे अधिक खतरनाक एवं विनाशकारी घटना होती है। अब देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत गर्म है और अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के अंदर के पदार्थ एवं चट्टानें पिघलकर मैग्मा अर्थात लावा बन जा रहे हैं। यह मैग्मा शक्तिशाली गैसों के प्रभाव से ऊपर उठता है। जहाँ पर कहीं भी धरातली सतह कमज़ोर है वहाँ ये शक्तिशाली गैसें सतह को तोड़कर विस्फोट ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती हैं। अब ये देखिए दिए गए चित्र में भी आप देख सकते हैं, तो ये चित्र में भी दिया हुआ है। इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे विस्फोट कर रहा है ज्वालामुखी का। अब इससे क्या होता है कि इस ज्वालामुखी के उद्गार से मानव समाज को भारी धन जन की हानि भी होती है। जैसे मानव बस्तियां नष्ट हो जाती हैं, पशु मर जाते हैं, भवन कारखाने रेल मार्ग सड़क हवाई अड्डा जलाशय ये सब नष्ट हो जाते हैं। किसी भी फार्म चारागाह ये भी नष्ट हो जाते हैं। और जो नदियाँ झीलें में लावा भर जाता है, जिससे नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, जंगल जलकर नष्ट हो जाते हैं। इससे जंगल में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी मर जाते हैं। अब इससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको जानते हैं, ये इन्हें भी जाने
इससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनको जानने की बहुत ज़रूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आल्प्स तथा हिमालय पर्वत पर ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट ऊपरी परत, चूँकि हम जानते हैं क्रस्ट मेंटल कोर 3 होता है, तो यहाँ पे जो क्रस्ट है ऊपरी परत की मोटाई तथा सघनता अधिक होने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस, कहाँ पर, माउंट सेंट हेलेंस में 1980 में ज्वालामुखी का उद्गार अति विस्फोटक तथा प्रचंड था। इससे निकलने वाला लावा विखंडित पदार्थ जैसे धूल, गैस, राख तथा धुआं इतना अधिक था कि वायुमंडल में 19 किलोमीटर तक, कितना, वायुमंडल में 19 किलोमीटर की ऊंचाई तक बृहदाकार बादल का निर्माण कर दिया था। 19 किलोमीटर तक फैल गया था वायुमंडल में। अब क्या है कि ज्वालामुखी विभेदन से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें से प्रमुख है सुनामी की उत्पत्ति, मौसम तथा जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन है। इसकी वजह से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब जानते हैं सुनामी। सुनामी क्या है कि सुनामी जो होता है वो, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। इसका अभिप्राय समुद्र में उठने वाली बहुत ऊंची, तीव्र गति वाली एवं विनाशकारी लहरों से होता है। सुनामी समुद्री जल से गुजरने वाली लहरें उच्च सागरीय लहरों को जन्म देती हैं, इन्हें सुनामी कहते हैं। जब समुद्र में या उसके बहुत आसपास भूकंप या ज्वालामुखी का उद्गार प्रचंड रूप में होता है, तब इनके प्रभाव से समुद्र में सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। इसकी गति लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 700 किलोमीटर ये रन कर सकता है, मतलब 700 किलोमीटर जा सकता है। इसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है। तो ये है सुनामी। अब सुनामी क्या है कि जब कभी आती है तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी घटनाएं मतलब देखने को मिलता है। जब 700 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बहुत ऊंची समुद्री लहरें स्थल तट से टकराएंगी तो सोचिए आप क्या होगा। अब ये चित्र में आप देख सकते हैं, फिगर में, यह है सुनामी, और सुनामी की वजह से देखिए क्या है, कितना ज़्यादा विनाश हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर है कि सुनामी लहरों के उठने से जो है, लहरों के द्वीपों एवं समुद्र तटीय भागों से टकराने पर अपार जन धन की हानि तो होती ही है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उत्पन्न सुनामी लहरों से दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों मकान नष्ट हो गए थे। भारत में इसी सुनामी लहर का सबसे अधिक प्रभाव अंडमान एवं निकोबार, कहाँ पर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारे भारत में का ही भाग है, और ये हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट शासन करती है। केरल और तमिलनाडु जो है राज्यों पर इसका प्रभाव भी पड़ा था। तमिलनाडु राज्य में 7,000 से अधिक लोग, कितने, 7,000 से अधिक लोग मारे गए थे। बहुत से मकान गिर गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। कई गांवों का तो नामो निशान मिट गया था। तो इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अल्लाह का बांध क्या है, देखिए अल्लाह का बांध सन जो है 1819 में, 16 जून 1819 में गुजरात के कच्छ में भयंकर भूकंप आया था। इस भूकंप के कारण अरब सागर में जोरदार सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। इससे उच्च सागरीय तरंग के कारण गुजरात के तटवर्ती भाग जलमग्न हो गया था और समुद्र में खड़े जहाज़ों एवं नावों को भारी जो है क्षति हुई थी। इस भूकंप के कारण 24 किलोमीटर की लंबाई में स्थलीय भाग जो है वो ऊपर की ओर उठ गया था। जल से घिरे इसी ऊपर उठे स्थलीय भाग पर अपनी प्राण रक्षा है शरण प्राप्त किए थे लोग। इसी कारण इस स्थल को अल्लाह का बांध, अर्थात मतलब जो विपत्ति के समय काम आ गया, उसी को अल्लाह का बांध नाम दे दिया गया। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1883 में क्राका कोटा ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण उत्पन्न प्रचंड तूफान के द्वारा 120 फीट, कितना, 120 फीट अर्थात 36.5 मीटर ऊंची सागरीय लहरें उत्पन्न हुई थी। ये लहरें इतनी प्रचंड थीं कि इनके कारण जावा एवं सुमात्रा के तटवर्ती भाग जलमग्न हो गए थे और 36,000 व्यक्ति मारे गए थे। कितना, 36,000 व्यक्ति, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो अब अगला है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, सुनामी। अगला है चक्रवात तथा तूफान। चक्रवात की उत्पत्ति स्थलीय एवं समुद्री भागों में होती है। इससे समुद्री चक्रवात सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, विध्वंसक एवं खतरनाक तथा प्राणघातक होता है। इन समुद्री चक्रवातों को विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। यहाँ से देखिए, आपके यूपी टीईटी में पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे कि किस, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा
विध्वंसक खतरनाक प्राणघातक उत्पन्न होते हैं। इन समुद्री चक्रवातों को विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। यही नाम पूछ लिया था कि ये चक्रवात जो उत्पन्न हुए हैं ये किस देश में किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जो जाना जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो हरिकेन, किसके नाम से? हरिकेन। चीन, जापान तथा फिलीपींस में टाइफून, कहाँ? फिलीपींस, चीन, जापान और फिलीपींस में टाइफून। बांग्लादेश तथा भारत में चक्रवात तथा ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से, चीन, जापान तथा फिलीपींस में टाइफून के नाम से, बांग्लादेश तथा भारत में चक्रवात के नाम से तथा ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि 12 अक्टूबर 2014 को आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? 12 अक्टूबर 2014 को कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम एवं उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान टकराया था। इसे ओमान ने हुदहुद कहा था। तो यह जो चक्रवात टकराया था, इसका नामकरण ओमान देश के लोगों ने इसे हुदहुद नाम से इसको फेमस किया था, हुदहुद नामकरण दिया था। हुदहुद इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हुदहुद जो है, ये हुदहुद है, इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे भारत में कठफोड़वा, किस नाम से? इसे अपने इंडिया में जो है कठफोड़वा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कठफोड़वा के नाम से जानते हैं। इस चक्रवाती तूफान के आने से पूर्व ही लोगों को सूचित कर दिया गया था और बचाव की तैयारी कर ली गई थी, इसलिए अधिक जान माल की क्षति नहीं हुई। फिर भी तेज हवाओं तथा बारिश की चपेट में आने से लगभग 30 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। तो ये आपको जानकारी हुई। अब भूस्खलन क्या है? भूस्खलन भी भूस्खलन। अब भूस्खलन क्या है कि भूस्खलन जो है, ये भूस्खलन से जनजीवन भी प्रभावित होता है। जब ऊंचे स्थानों पर अधिक मात्रा में मिट्टी, चट्टानें, वनस्पति आदि खिसक कर निचले भाग में जमा होती हैं, तो इसे भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन ऊंचे पठारी एवं पर्वतीय भागों में अधिक होता है। भूस्खलन के निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं, जैसे जब भूकंप आता है तो धरातल हिल जाता है, इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें खिसक जाती हैं। जब अत्यधिक वर्षा होती है या अत्यधिक दिनों तक वर्षा होती है, तो इसके प्रभाव से चट्टानें टूटकर जो है नदी घाटी में गिर जाती हैं, तो इसके तमाम नुकसान भी देखने को मिलता है। बाढ़ क्या है? बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है कि विस्तृत क्षेत्र स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। बाढ़ की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब नदी के किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर आसपास के क्षेत्रों में जलमग्न कर देता है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल एवं पर्यावरण का नुकसान होता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसे रोका नहीं जा सकता, परंतु बेहतर प्रबंधन के द्वारा इससे जान माल के नुकसान को जो है कम किया जा सकता है। बाढ़ आने के देखिए कई कारण भी हो सकते हैं, तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं बाढ़ आने के। एक तो सबसे पहला कारण है कि अत्यधिक वर्षा। दूसरा है कि नगरीकरण विस्तार के कारण नदियों के किनारों का कम होना। चक्रवाती तूफान के कारण भी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है। हिम चोटियों को पिघलना, अत्यधिक मृदा अपरदन के कारण नदी की गहराई का कम हो जाना, जल अवरोध उत्पन्न होना, इन सब के कारण भी बाढ़ आती है। अब देखिए मानवीय आपदा। अभी तक हम प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे मानवीय आपदा के बारे में। आज हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए बिजली उत्पादन, कोयला, पेट्रोल, जल, साथ साथ परमाणु ऊर्जा, इन सब का भी हम अपने तकनीक में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने तकनीक एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान के माध्यम से ऐसी अनेक चीज़ें बनाने लगे हैं जिनका प्रयोग करने या रखरखाव में लापरवाही होने पर क्या होता है, भीषण दुर्घटनाएं होती हैं। इन्हीं दुर्घटनाओं को हम क्या कहते हैं, मानवीय आपदा के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान में एक शहर है नागासाकी तथा हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया गया था, और गिराने की वजह से वहाँ सब कुछ क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। उसका प्रभाव आज तक कई रूपों में देखा जा सकता है। इसी प्रकार भारत के भोपाल शहर में, कहाँ पर, भोपाल में 2 से 3 दिसंबर, कब, 2 से 3 दिसंबर 1984, यहाँ से प्रश्न कई बार बने हुए हैं, पूछा जाता है। 1984 में जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों लोग इससे प्रभावित हुए जो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। सन 1986 में यूक्रेन के चेरेनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाप की दुर्घटना हुई थी। इसकी वजह से जो है
रूस तथा उसके पड़ोसी राष्ट्रों पर बहुत बड़ा असर पड़ा, बल्कि दूर दूर तक भारत में भी इसका असर देखने को मिला। नागासाकी, हिरोशिमा पर परमाणु बमों का गिराना, भोपाल गैस त्रासदी तथा चेरनोबिल नाम की दुर्घटना आदि मानव जीवन और मानव जनित पर घटनाएं हैं जो कि मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। जाने व अनजाने में अनेक आपदाएं का जनक हो जाता है मनुष्य। तो इन सबको हमको क्या है, रोकना चाहिए। अब एड्स एक ज्वलंत मानवीय आपदा है। सही बात है, एड्स एक प्रकार का ज्वलंत मानवीय आपदा है। देखा, एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसके विषय में जानकारी ही इसका बचाव है। आप रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में एड्स के विज्ञापनों को तो देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे। क्या आप इसका पूरा नाम फैलने के कारण एवं एड्स से बचाव के उपाय के विषय में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आज हम बताते हैं कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। एड्स जो शब्द है वो एड्स शब्द अंग्रेजी भाषा के AIDS के 4 अक्षरों से मिलकर बना है। अर्थात इसका जो मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक्यूरेट, एक्स का जो मतलब होता है वो होता है एक्वायर्ड, अर्थात अर्जित किया हुआ, आई का मतलब होता है इम्यून, क्या होता है, इम्यून, इसका मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। और डी का मतलब होता है डिफिशियंसी, अर्थात किसी चीज़ की कमी। और यस का जो मतलब होता है वो होता है सिंड्रोम, अर्थात लक्षणों का समूह। अब इसी प्रकार एड्स का पूरा नाम हो गया कि अर्जित किया हुआ रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी, लक्षणों का समूह, या इसी को एड्स बोलते हैं। जैसे मनुष्य की किसी चीज़ से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। लोगों को एड्स से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब HIV जो है, एड्स HIV जो होता है, HIV का पूरा जो नाम होता है वो होता है ह्यूमन ल्यूमिनो डिफिशियंसी वायरस। HIV नाम के विषाणु से होता है। इस विषाणु से मानव के शरीर में लोगों की जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप कई तरह के संक्रमण होने लगते हैं, तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। अंत में यही संक्रमण उसकी मौत का कारण बनता है। अच्छा, एड्स के संक्रमण कैसे होता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। एड्स के संक्रमण जो है वो कई प्रकार से होता है। जैसे एड्स का संक्रमण खून तथा अंतःस्रावी पदार्थों का रोगी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में पहुंचाने से होता है। दूसरा है कि HIV विषाणु युक्त सुइयों को स्वस्थ शरीर में लगाए जाने से एड्स हो सकता है। तीसरा है कि HIV संक्रमित मात्रा में गर्भ शिशु को लगाने से हो जाता है। HIV अगला जो हमारा है कि HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण फैलने का डर हो जाता है। और अगला जो हमारा है कि जब समूह बनाकर नशीली दवाइयों का सेवन किया जाता है तो एक ही सिरिंज व सुई का प्रयोग में लाते हैं, इसमें HIV संक्रमण की बहुत अधिक संभावना होती है। एड्स कैसे नहीं फैलता है, लोगों इसके बारे में बड़ी अफवाह उड़ाए हैं। तो देखिए, लार एवं आंसू जैसे द्रवों से एड्स नहीं फैलता है। एड्स ग्रसित व्यक्ति का दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उपयोग करने, जैसे किताब, पेन, कापी, पेंसिल, औजार, टेलीविजन, टाइपराइटर, इन सब के प्रयोग करने से एड्स नहीं फैलता है। हाथ मिलाने या छूने, साथ उठने बैठने, खाने पास खड़ा होने से भी एड्स नहीं फैलता है। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करने से भी एड्स नहीं फैलता है। खांसने छींकने से भी एड्स नहीं फैलता है। कीट पतंगों के काटने, मधुमक्खी, मच्छर, इन सब के काटने से भी एड्स नहीं फैलता है। इसके बचाव के कुछ उपाय हैं, जैसे इंजेक्शन है तो संक्रमित साफ नई सुई का प्रयोग करना चाहिए। रक्त चढ़ाए जाने से पूर्व इसकी जांच अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। नशीली दवाइयों के इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए और नशाखोरी से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब एड्स के विषय में जानकारी ही उसका बचाव सबसे अच्छा उपाय है। इबोला क्या है, अगला जो हमारा है वो है इबोला। इबोला क्या है? यह एक संक्रमित रोग है जो इबोला नामक विषाणु से होता है। इसकी पहचान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में हुई थी। इसी कारण इस रोग का नाम इबोला पड़ गया। इस बीमारी में शरीर की नसों में खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जिससे अंदरूनी रक्त स्राव प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इसे रक्तस्रावी ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत घातक रोग है। इससे क्या है कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके लक्षण क्या है, ये देखिए, ये इबोला है, ये है इबोला का फिगर, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके जो लक्षण है, इसके लक्षण में उल्टी, दस्त होना, बुखार, सिर दर्द, जी मचलाना, आंखें लाल होना, गले में कफ होना, इसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। 3 सप्ताह तक का समय लग जाता है। इस रोग के लक्षण रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है। इबोला कैसे फैलता है? इसके निम्नलिखित कारणों से इबोला फैलता है। इबोला जो है विषाणु के संक्रमण, जैसे जानवर, बंदर, चमगादड़,
या सूअर इत्यादि जानवरों या संक्रमित रोगी के पसीने, लार, संक्रमित खून, मल से सीधे संपर्क में आने से फैलता है। तीसरा है कि संक्रमित सुई से भी इबोला फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के शव के संपर्क में आने से भी इबोला फैलता है। इसके विषाणु का संक्रमण मास्क के जरिए भी होता है, एयरबोर्न के, बल्कि इसका संक्रमण सीधे हो जाता है। तो इन सबसे बचाव, इसके बचाव के कुछ उपाय करना चाहिए। जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। मच्छरों को आसपास पनपने ना दें, संक्रमित व्यक्ति के पास ना जाएं, चमगादड़ से दूर रहें, कपड़े या चादर इन सब चीज़ों को आसपास साफ सुरक्षित रखें। अभी आप कोविड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से आप लोगों की 3 साल की पढ़ाई बर्बाद हुई है। यह 2019 में आया। तो ये कोविड एक विषाणु है से होने वाली बीमारी है। विषाणु से होने वाली एक बीमारी। इस बीमारी में कोरोना वायरस मुंह, नाक एवं आँख के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। शरीर में पहुंचकर यह विषाणु हमारे गले एवं फेफड़े को संक्रमित कर देता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या है? देखिए, कोविड 2019 के प्रमुख लक्षण थे बुखार, खांसी, सांस लेने में समस्या, ये सब, सर दर्द, बदन दर्द, ये सब लक्षण है। बचाव, 2019 में फैलाव से जो है बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसकी सावधानी क्या है? तो मुंह पर मास्क लगा कर रखें, 6 फीट की दूरी बनाएं, सैनिटाइजर इन सब का प्रयोग करें। इन सब से हम बच सकते हैं। तो इन सब से हमारा बचाव हो सकता है। देखिए, कुछ छूट गया था जो पीडीएफ में नहीं आ पाया था, मैं इसको यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ। आपदा प्रबंधन, चूंकि इस लेसन का ही नाम है, तो आपदा प्रबंधन आप लोग लिख लीजिएगा। आपदा प्रबंधन क्या है? तो देखिए, आपदा से जान माल कम से कम नुकसान हो, इसके लिए जो है मतलब तमाम प्रकार के उपाय किए गए हैं। आपदा प्रबंधन, भारत की संसद ने जो है 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक पारित किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए योजित संगठन, संयोजन तथा क्रियान्वयन के उपाय को सम्मिलित किया गया था। किसी आपदा की संरचना या खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना, आपदा से निपटने के तैयारी करना, आपदा की संभावना या होने पर शीघ्र प्रक्रिया करना, बचाव या राहत कार्यों को संचालित करना, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ करना। ये थोड़ा सा छूटा हुआ था, इसको बता दे रहे हैं। आपदा प्रबंधन की संस्थाएं क्या हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। यहाँ से आपके जूनियर हाई स्कूल एडेड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। और फिर राज्य सरकार स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन, इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जिला प्रशासन स्तर पर, जिले स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला अधिकारी होता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NDMA, SDMA, DDMA। तो आपको ये जानना होगा कि केंद्र सरकार जो है केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और जिला स्तर पर जिलाधिकारी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF जिसको बोलते हैं का प्रमुख कार्य आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका निभाना होता है। इस बल के जवान विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से निपटने के लिए पूर्णतः प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आपदा प्रबंधन की अवस्थाओं के बारे में कहा गया है कि पहले आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के पश्चात, इन सब चीज़ों जो है का आकलन कर लेना चाहिए और पूरी तैयारी करके बचाव करने का पूरा योजना बना के रखना चाहिए। अब आपदाओं को रोकने से जन धन की हानि कम हो, इसके लिए बहुत से ढेर सारे काम करने की ज़रूरत है। जैसे अधिक से अधिक पौधारोपण करें, अधिक से अधिक प्राकृतिक का दोहन ना करें, भूकंप रोधी डिजाइन के मकान बनवाएं। इस तरह से हम रोक सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आपदाओं जो है विभिन्न प्रकार के उपाय भी करना चाहिए। जैसे अग्निशामक यंत्र हमेशा अपने पास रखें, घरों के इमारतों में के अंदर जाने का रास्ता बनाएं। इस तरह से हम रोक सकते हैं। ये बाढ़ है, तो बाढ़ इससे बचने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। पहला, ऊंची जगहों पर घर बनाना चाहिए, बहुत अधिक गहराई में नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। भूकंप, जो कि हमने बता ही दिया है, तो भूकंप के बारे में इन सब के से हमें हमेशा बचाव के तरीके अपनाने चाहिए। फिर आता है कि अभ्यास के प्रश्न। इसमें अभ्यास के प्रश्न में है कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए, मानव जनित आपदाओं के नाम लिखिए, एड्स कैसे फैलता है, इसके बचाव के उपाय बताइए, सही विकल्प के सामने बने वृत्त को काला करिए। जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, अभी ये भी बताया है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भी बताया है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे मिलान करने के लिए है। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है, यहाँ से आपके जूनियर हाई स्कूल एडेड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। ये सही गलत का चिन्ह लगाने का है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। एक बार हम फिर से स्क्रीन नीचे कर दे रहे हैं, आप लोग इसको
पूरा देख लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा। तो प्लीज़ आपका ये 13 लेसन, जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस सीरीज को पर्यावरण की का जो है क्लास 6, 7, 8 के पूरी बुक को करवा देंगे। ये कंप्लीट हुआ। अब इसके विविध और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आज हो जाएगा। तो आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।